तो कैसे हो मेरे आशिकों। आज हम वापस से बात करने वाले हैं उसी डरावनी दुल्हन के बारे में जिसके हम अब तक 8 चैप्टर्स को लपेट चुके हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा कि एक पागल औरत जियो के पीछे पड़ जाती है और उसको पेल देती है। एंड देन जियो को फ्लैशबैक के थ्रू कुछ चीजें याद आती है कि येरिन नाम की कोई एक लड़की थी, उसके साथ पास्ट में उसका कुछ तो हुआ था। पर तभी वहाँ पर मॉन्स्टर्स का पूरा स्क्वाड आ जाता है और आंटी को वहाँ से पकड़ के ले जाता है और उस निशान का पीछा करते हुए जियो पहुंचता है एक अंधेरे कमरे में। और अब आगे चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियो अंदर का नजारा देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और तभी एक मॉन्स्टर गर्ल उसके पैरों के पास आकर गिरती है और वो देखकर डर के मारे जियो भाई का वहीं पे काम 25 हो जाता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक दूर दराज की जंगल वाली जगह को जहाँ पर पहाड़ भी है और नदी भी बह रही है, लेकिन उस नदी में कार डूब गई है और उसे अभी निकालने का काम चल रहा है। और हम देखते हैं एक बंदे और एक औरत को। अब ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं और वो औरत इस बंदे की सीनियर ऑफिसर है। इस बंदे का नाम होता है जियुक और यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लंबी कन्वर्सेशन चलती है, तो मैं इसे जरूरी चीजों के साथ काफी शॉर्टकट में बताऊंगा। अब इस साइट पर जो एक्सीडेंट हुआ है ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और उस कार के अंदर कई सारे लोगों की बॉडीज भी होती है। और इन दोनों की बातों के दौरान हमें ये पता चलता है कि ऐसे सेम एक्सीडेंट्स यहाँ पर 8 से 10 बार हो चुके हैं, जिस पर ये लोग हमेशा पर्दा डाल देते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है जिसके बारे में हमें अभी तो नहीं बताया गया। अब इन्हीं सारी बातों के बीच जियुक अपनी मैडम से कहता है कि इस बार तो मेरे को प्रमोशन पक्का चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये जो कवर अप करने वाला पूरा काम है वो पुलिस के प्रोटोकॉल के अंदर नहीं आता। उसके बावजूद उसे ये सारा काम करना पड़ता है। और वो आगे मैडम को बताता है कि मैडम मैं यहाँ पर अपनी घिसा घिसा के थक गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को प्रमोशन नहीं मिलता। और जब मेरे प्रमोशन का मौका बनता है तब आप डिपार्टमेंट के किसी भी आंटू झाटू बंदे को लाके उसको प्रमोशन दे देते हो और मैं वही का वही धरा का धरा रह जाता हूँ। और मैडम ये मेरे साथ हर बार होता है, क्या मुझे सिर्फ यही फॉलो करने हैं? रूल नंबर 1, इन सारे केसेस को गायब कर दो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। रूल नंबर 2, कि उसके बाद सवाल भी मत पूछो कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। और रूल नंबर 3, अपनी जुबान पे हमेशा लगाम रखो और उसके बाद जाकर तुमको प्रमोशन मिल जाएगा। मैंने सब कुछ किया मैडम जैसा कि आपने कहा था, लेकिन ये आप भी अच्छे से जानती है कि उसके बाद क्या हुआ। और हम देखते हैं कि जियुक उस नदी से निकली गाड़ी का बैक डोर खोलता है और उसके अंदर से कई सारी ह्यूमन बॉडीज निकलती है। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मैं ऐसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऐसे सीधा सीधा ही बोल दिया तो यूट्यूब मेरे वीडियो को ससुराल में भेज देगा। गाड़ी का बैक डोर खोलते ही उसके अंदर से जो टपके हुए लोग बाहर गिरते हैं उनको दिखाकर जियुक अपनी मैडम से ये पूछता है आखिर हम ये क्यों कर रहे हैं मैडम, और ये चीज अब तक 8 से ज्यादा बार क्यों हो चुकी है, और आखिर ये बॉडी कैसी है जो उन बाकी सबसे अलग है, आखिर इसे बांधा क्यों गया है। और ये सारे सवाल सुनने के बाद वो मैडम उससे कहती है हो गया तेरा, अब मैं बोलूं? साले कितना भौंकता है तू, मैं तुझसे ये सारे काम इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि तू प्रमोशन का भूखा है, तो अगर तेरे को प्रमोशन चाहिए तो तुझे मेरा काम करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर वो मैडम तुरंत ही उससे माफी भी मांगती है कि मुझे माफ कर देना, मैं गलती से तुम पर चिल्ला गई। सच कहूँ तो तुम्हारा ये गुस्सा जायज है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि आखिर ये काम तुमसे ही क्यों लिया जाता है? जियुक, तुम इस कवर अप करने वाले काम में काफी ज्यादा अच्छे हो जो डिपार्टमेंट के बाकी लोग नहीं कर सकते, और इसीलिए बॉस ने तुमको यही काम दिया। यानी कि तुम्हारे सारे कामों पर बॉस की नजर है। भले ही तुम एक के बाद एक प्रमोशन लेकर सार्जेंट, लेफ्टिनेंट या फिर कैप्टन बनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा अभी किया गया ये काम तुम्हें एक दिन चीफ ऑफ पुलिस बना सकता है। और ये सारी बातें जानने के बाद जियुक भी मैडम से माफी मांगता है कि सॉरी मैडम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। पर मैडम उसे बताती है कि माफ कर देना जियुक, मैं भी तुम पर थोड़ा चिल्ला गई और ये उसी वजह से हुआ क्योंकि मैं आज में अपने केस को कवर अप नहीं कर पाई, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अजीब बात है। और फिर वो मैडम पलटकर काफी ज्यादा क्रीपी तरीके से जियुक से कहती है कि क्या तुम उस कवर अप के बारे में जानना नहीं चाहते? अरे अगर तुम जानते भी नहीं हो तो तुम्हें वो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि अभी वो केस सुर्खियों में है। और हाँ, ये वही केस है जिसको हम आगे चल के पूरे तरीके से वाइप आउट करेंगे। और जियुक मैडम से पूछता है कि आखिर वो कौन सा केस है। ये एक सीरियल मर्डर केस है जो हांगुक यूनिवर्सिटी के नजदीक हुआ है। यानी कि अभी उसी केस के बारे में बात हो रही है जहाँ पर जियो था। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियो की बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर भीड़ लग चुकी है और लोग जमा हो चुके हैं, और उन सारे लोगों में मीहो भी होती है। और वो देखती है कि जियो की बिल्डिंग में से कोई स्ट्रेचर लेकर बाहर आ रहा है और उस स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है जियो। तो वो चिल्लाते हुए दौड़कर जियो के पास जाती है, लेकिन मेडिकल स्टाफ उसे जियो के पास जाने से रोक रहा होता है।
एंड लिटरली मीहो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं। और इन सारी चीजों को दूर से अपनी व्हाइट कार के अंदर बैठे हुए देख रही होती है रियोंग, और वो अपने साथ रहे बंदे को कहती है, ग्यूयॉक अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जियो का ट्रायल लोगे। मुझे वैसे सच में नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तो इस चीज का फायदा उठाकर हम हमेशा के लिए मीहो के किस्से को खत्म कर सकते हैं। तो जाओ और जल्दी से पता लगाओ कि क्या जियो भी मीहो की तरह एक मॉन्स्टर है या फिर नहीं। और हम देखते हैं कि ग्यूयॉक जी सरकार बोल के अपने काम पर निकल लेता है और कार के अंदर रियोंग अपनी क्रीपी स्माइल के साथ कहती है, आखिरकार मुझे तुम्हारी वीकनेस पता चल गई मीहो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियो को, जो वैसे तो अभी बेहोश है लेकिन अभी उसको अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आ रही होती है। और हम देखते हैं उसके वही स्कूल को जहाँ पर वो येरिन से पहली बार मिला था। पर हमें यहाँ पर ये सारी चीजें शुरुआत से दिखाई जाती है कि आखिर जियो इस स्कूल में कैसे आया। और अभी टीचर उसको क्लास में लेकर आते हैं और उसको सभी से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। और वो जियो को कहते हैं कि बेटा चलो सबसे ग्रीट करो, लेकिन जियो टीचर को ऐसे मुंह पे बोल देता है कि मैं कोई ग्रीट करना नहीं चाहता इन लोगों के साथ। अरे कोई बात नहीं बेटा, कम से कम अपना नाम तो बता दो। तो जियो थोड़ा सोचने के बाद अपना नाम ऐसे रिवील कर देता है, लेकिन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आखिर जियो के इस बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है। दरअसल जियो के फादर मिलिट्री में होते हैं और इसी वजह से उनकी पोस्टिंग साल के बीच में भी बदलती रहती है, और इसी वजह से जियो को भी अपना स्कूल बार बार बदलना पड़ता है और उसकी फैमिली को मिलिट्री के सब्सिडीज अपार्टमेंट में ही रहना पड़ता है। और जियो की माँ उससे कहती है, बेटा पापा को हमेशा अपने काम पर जाना पड़ता है और वो भी हमें अकेला छोड़कर, कि अगर हम इसी तरह के घर में रहे तो तुम्हारे डैड हमें मिलने को आ सकते हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी अच्छा है बेटा, तुम नए दोस्त भी बना सकते हो। तो जियो अपनी मॉम से पूछता है कि ये तो आखिरी बार ही होगा ना मॉम, क्या अब भी हमें अपना ठिकाना बार बार बदलना पड़ेगा? अभी उनका प्रमोशन बहुत ही जल्द होने वाला है तो शायद से हमें वापस से यहाँ से ट्रांसफर होना पड़े। और जियो को ये चीज पसंद नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने फेस पर ऐसे खुशी दिखाता है कि कोई बात नहीं, अगर ट्रांसफर हो गया तो क्या ही हो जाएगा, हम वापस से नई जगह पर जाएंगे। लेकिन असलियत में जियो को ये दुख दर्द पीड़ा अंदर से खा रही होती है कि आखिर हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये लोग मेरे को समझते क्यों नहीं है। हर बार मैं यही सोचता हूँ कि इस नई वाली जगह पर मेरे अच्छे दोस्त बनेंगे, लेकिन हर बार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और हम देखते हैं कि जियो की पुरानी वाली स्कूल में भी ये बात फैल चुकी है कि जियो अब ये स्कूल छोड़ के जाने वाला है, और इसी वजह से दो बंदे जो उसके क्लास में थे और उसके दोस्त बनने वाले थे, वो लोग उसकी बिचिंग कर रहे होते हैं और जियो ये बातें सुन लेता है। यानी कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से जियो किसी से घुलना मिलना नहीं चाहता, और अपनी इन सारी यादों की वजह से जियो के पास बस एक ही रास्ता होता है और वो है अंधा होकर पढ़ाई करना। तो अपना जियो भाई वही करता है। उसके क्लास में सारे बच्चों के दोस्त होते हैं, अपने अपने ग्रुप्स बने होते हैं, लेकिन जियो को अब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट इस नए स्कूल के अंदर एक दो बंदे उसके साथ दोस्ती करने के लिए आते भी हैं, तो जियो उनको वार्निंग देकर उनका पोपट कर देता है कि भाई तुम लोग अपना काम करो, मेरे को तुमसे कोई घंटा भी लेना देना नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट उसी दिन स्कूल से घर जाने के बाद जियो को ये पता चलता है कि उसके फादर को प्रमोशन मिल चुका है, पर उसके बावजूद भी वो लोग यहीं पर रहेंगे। उसके फादर की पोस्टिंग और किसी जगह पर नहीं हुई, वो यहाँ पर परमानेंट हो चुके हैं। और इसी खुशी में जियो की मॉम ने बनाया होता है चिकन लेग पीस, और वो जियो को खुश होकर ये बताती है कि अब तुमको अपने स्कूल और दोस्तों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जियो जी लो अपनी जिंदगी। और ऑब्वियसली इस बात से जियो भी काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन भाई को फिर याद आता है कि अभी तक तो मैं अपनी स्कूल के अंदर कई लोगों से पंगे ले चुका हूँ, तो अब मेरा दोस्त कौन बनेगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर और हम देखते हैं जियो स्कूल में आ चुका है और अभी पीटी का पीरियड चल रहा होता है, और जियो अभी सोच रहा है कि अब तो मैं नए दोस्त बना सकता हूँ। और उसी जगह पर जियो की क्लास के कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं, पर तभी बॉल उछल के जियो के पास चली जाती है। तो जियो बेचारा उस बॉल को उठाकर उस बंदे को देता है और उसे कहता है कि भाई लोग क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। लेकिन वो बंदा जियो को मुंह पर ही फक ऑफ बोल देता है कि नहीं भाई नहीं, हम लोग हैं उतने ही काफी है खेलने के लिए, तू मत आ। और जियो देखता है कि वापस से वो दोनों बंदे उसकी बिचिंग कर रहे होते हैं कि आखिर अब ये नया लड़का हमसे बात करने की कोशिश क्यों कर रहा है, अभी तक तो साला एटीट्यूड में घूम रहा था। और ये सब होने के बाद हम देखते हैं कि जियो क्लास के अंदर वापस से पन्ने निकालता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है। अब मेरे वैसे भी कोई दोस्त नहीं बनने वाले, तो मैं सिर्फ पढ़ाई ही करेगा। और उस पूरे स्टडी रूम के अंदर जियो अकेला होता है और वो उदासी से यही सोचता है अब उसकी जिंदगी यही रहने वाली है, ना कोई दोस्त, ना कोई अपना और ना कोई यार। मेरी पूरी जिंदगी इसी दिन के इंतजार में थी कि मैं एक जगह पर टिक के स्कूल के अंदर जा पाऊं, लेकिन अभी जब ये हो चुका है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
मुझे बस एक नॉर्मल लाइफ चाहिए जो एक स्कूल के बच्चे की होती है। और हम देखते हैं कि रोते हुए जियो की साइड में कोई आता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। और अचानक से ये आवाज सुनकर जियो भी काफी ज्यादा डर जाता है कि माँ की आँख कौन आ गया यहाँ पर। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि येरिन है, जिसने लास्ट टाइम जियो से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जियो इसके सामने भी स्टड बन गया था, उसने इसको भी भाव नहीं दिया। और येरिन जियो को कहती है, हाँ मुझे पता है तुम मेरी भी बातों का जवाब नहीं दोगे। वैसे स्कूल के अंदर सबको पता चल चुका है कि तुम वापस से ट्रांसफर होने वाले हो। और जियो को अब जाकर याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जिसने मेरे साथ बात की थी। और येरिन बेचारी इतनी अच्छी लड़की होती है, उसे लगता है कि जियो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाला है, तो वो उसको एक चोको मोको चॉकलेट देती है। और जियो वो चॉकलेट लेने के बाद येरिन को थैंक्स भी कहता है। और येरिन उसे कहती है, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहते हो तो प्लीज मेरी पढ़ाई में थोड़ी मदद कर दो। वैसे भी तुम बहुत जल्द ट्रांसफर होने वाले हो, तो तब तक तो तुम मेरी हेल्प कर सकते हो ना। और तुम्हें देखकर लगता भी है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। तो जियो येरिन से पूछता है कि आखिर ये सारी बातें मेरे बारे में तुमको किसने बताई। अरे क्लास के अंदर तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें ऐसे फैली हुई है, तुम लंच ब्रेक के अंदर भी पढ़ाई करते रहते हो, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो। और जियो के ये सुन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जियो असलियत में ये प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसको किसी के साथ नहीं घुलना मिलना, इसी वजह से वो ये सारी चीजें करता है। और येरिन आगे उसे बताती है कि वो जियो की तरह एक स्मार्ट पर्सन बनना चाहती है। वो पढ़ाई तो काफी ज्यादा करती है, वो ट्यूशन में भी जाती है, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई के अंदर नहीं लगता। लेकिन फिर भी वो अभी भी कोशिश कर रही है। लेकिन इन सारी बातों में ही येरिन जियो को कहती है, मुझे वैसे तो नहीं पता जियो कि तुम कब यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन ये सुन के जियो तुरंत से ये रिवील कर देता है कि वो कहीं पर नहीं जाने वाला, वो यहीं पर रहेगा। और ये सुन के येरिन भी काफी ज्यादा शॉक होती है। और जियो उससे कहता है कि तुम जब चाहो तब येरिन मुझसे बात कर सकती हो, तुम जितने सवाल चाहो उतने पूछ सकती हो, मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा। और ये सारी पास्ट की मेमोरीज के अंदर हमारा प्रेजेंट वाला जियो बेहोशी की हालत में ट्रैवल कर रहा होता है। ये थी येरिन, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। उन स्कूल के बुरे दिनों के दौरान उसने मेरा साथ दिया था। हाँ सच में यही मेरी स्कूल लाइफ है। लेकिन आखिर ये सारी चीज मुझे याद क्यों नहीं थी। येरिन और मैं एक साथ पढ़ाई किया करते थे, और उसे ये धीरे धीरे पता चल गया कि मैं इतना भी ज्यादा स्मार्ट नहीं, बस मैं दिखावा करता हूँ। हम हमेशा एक साथ रहते थे और साथ में घूमते भी थे। और जियो अपने पास्ट के अंदर देखता है कि येरिन और उसके बीच में दोस्ती से भी कुछ ज्यादा था। पर तभी जियो की नजर पड़ती है अपने पास्ट के एक और सीन पर, जहाँ पर उसने येरिन को टपका दिया है। क्या सच में मैंने ये किया था? नहीं 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 नहीं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आखिर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और ऐसे ही डर के मारे जब जियो अपनी नजर घुमाता है तो वो देखता है कि उसके इस कांड को मीहो ने देख लिया है। यानी कि मीहो भी उन्हीं लड़कियों में से एक है जो जियो की स्कूल के अंदर उसी की क्लास में पढ़ रही है। और अपनी पास्ट की यादों में मीहो के दिखते ही जियो अचानक से प्रेजेंट में जाग जाता है। और वो देखता है कि मीहो तो उसके जागने के इंतजार में वहीं पर सो रही है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सुबह पर, और हमें एक न्यूज एंकर के द्वारा इस पूरे इंसिडेंट्स की न्यूज दी जाती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने हांगुक यूनिवर्सिटी के आसपास के सारे अपार्टमेंट्स के अंदर तलाशी लेना शुरू कर दिया है। वैसे सूत्रों के मुताबिक पिछली रात जो हादसा हुआ था वो तकरीबन 8 बजे के दौरान हुआ था, और उस हादसे के अंदर तकरीबन 14 लोगों की जानें गई और एक पर्सन ही सरवाइव कर पाया। पर अभी वो पर्सन क्रिटिकल इंजरीज से ग्रस्त है। और ये पूरा कत्लेआम जिस इंसान ने मचाया है उसकी आइडेंटिटी जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। ये और कोई नहीं बल्कि यू जे किम नाम की एक औरत है, जो हमारे देश की फॉर्मर नेशनल जूडो एथलीट रह चुकी है। और इन्होंने हमारी कंट्री को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी किया था। और हम देखते हैं कि टीवी पर चल रही इस न्यूज को कोई बंद कर देता है, और ये वही पुलिस वाली मैडम होती है जिसको थोड़े टाइम पहले अभी हमने देखा था कि वो किसी केस पर पर्दा डालने वाली है। तो शायद से यहाँ पर ये वही करने आई है। और वो जियो को कहती है, तुम तो काफी ज्यादा लकी निकले बच्चे, आखिरकार तुम वहाँ से जिंदा निकल आए। हाँ तुम्हें शायद से याद ना हो, लेकिन तुम जब बेहोश हो गए थे ना, हमने तुमको तब रेस्क्यू किया था। उस रात तुम्हारी बिल्डिंग में से काफी अजीब आवाज आने लगी थी, और इस चीज की कंप्लेन आने के बाद हम तुरंत ही वहाँ पर चेकिंग करने आए। और एग्जैक्ट उसी टाइम पर हमने उस औरत को धर लिया जो तुमको बस टपकाने ही वाली थी। लेकिन अभी भी हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी रख रहे हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि वो औरत ऐसा कर रही थी। तो माफ करना जियो, लेकिन तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। हाँ तुम्हारे लिए ये टफ हो सकता है, लेकिन ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट है।
वेल असलियत में हम जानते हैं कि जियो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये बस एक मेड अप स्टोरी है जो इस पुलिस वाली मैडम के द्वारा बनाई गई है। कहा था ना, ये कवर अप करने आई है। बट जियो के साथ जो हुआ है वो सारी असलियत वो जानता है और इसीलिए वो उससे पूछता है कि क्या असलियत में वो औरत जिंदा है, क्योंकि जियो ने तो अपनी आंखों से देखा था कि उन सारे मॉन्स्टर्स ने मिलकर आंटी का काम तमाम कर दिया था। लेकिन फिर भी मैडम उसे कहती है कि नहीं नहीं, हमने सच में उसको धर लिया है। तो अब मेरे सवालों का जवाब दो जियो, मुझे बताओ कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ। मैं बस अपना एक काम निपटाकर अपने घर पे जा रहा था और अचानक से वो औरत लॉबी में आ गई और उसने अपने क्रोबार से मुझ पर मल्टीपल टाइम्स अटैक करना शुरू कर दिया। पर जब मैं उससे बचने के लिए भागने लगा तो गलती से मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया और जब वो मुझे और भी ज्यादा मारने के लिए मेरे पास आई तब अचानक से वहाँ पर कई सारे लोग आ गए। यानी कि तुम बता रहे हो कि वहाँ पर और भी लोग थे? हाँ मैडम, ऐसा कह तो सकते हैं, लेकिन डरो मत जियो, खुल के बताओ, क्या वहाँ पर जो लोग आए थे उन लोगों ने तुम्हारी मदद की? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आखिर वो लोग ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही मरे हुए लग रहे थे और ये चीज तो उन्हें देखकर भी कोई बता सकता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आखिर वो लोग अचानक से वहाँ पर कैसे आ गए और उन सब ने मिलकर उस औरत को तो मार डाला। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो लोग उस औरत को घसीटकर एक रूम में ले गए थे। मैडम, मैंने ये सारी चीज होते हुए देखी है, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा भरोसा करो। लेकिन फिर भी वो कवर अप वाली मैडम कहती है कि तू अभी भी ट्रॉमा में है जियो, तो टेंशन मत ले, तुम्हें बचा लिया गया है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, वो औरत भी हमारी कस्टडी में है। और तभी हम देखते हैं कि जियो के उस हॉस्पिटल रूम के अंदर कोई बंदा एंट्री में आता है। अरे मैडम, मैं कुछ खाना लेकर आया हूँ जो आपने मंगवाया था। वेल, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वो प्रमोशन वाला जियोक है जो इस मैडम के कहे मुताबिक सारे केसेस को कवर अप करता है। और वो मैडम जियो को भी कुछ खाना ऑफर करती है, लेकिन जियो मना कर देता है कि उसे इस खाने से एलर्जी है। तो आराम करो जियो, हम बाकी की बातें करने के लिए बाद में आएंगे। वेल, उस रूम से बाहर निकलने के बाद वो मैडम जियोक से कहती है कि जो खाना जियो नहीं खाने वाला वो खाना वेस्ट हो, उससे अच्छा कि उसे तुम खा लो जियोक। और हाँ, एक और बात, आखिर उस वान वाले केस का क्या हुआ? तो जियोक उसे बताता है कि वो सब मैं कर चुका हूँ मैडम, और अगर इस वाले केस को भी हमको कवर अप करना है तो हमें उस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो मैडम उसे कहती है कि नहीं, उस बच्चे को अकेला छोड़ दो। लगता है कि काफी ऊपर से गिरने की वजह से उसके सर पर चोट लग गई है और वो अनाप शनाप बक रहा है। पर इन दोनों की बातों के बीच एक बंदा सडनली वहाँ पर आता है और मैडम के सामने सलामी ठोककर उनके कान में एक बात को बताता है। और ये बात जानकर वो मैडम काफी ज्यादा शॉक होती है। लेकिन जियोक देखता है कि ये बंदा एक डिटेक्टिव है जो इस मैडम के लिए काम कर रहा है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन सा वाला काम है जिसके बारे में मेरे को नहीं पता। तो वो मैडम से पूछता है, अरे मैडम, मैं क्या इस काम का पार्ट नहीं हूँ? मुझे तो बताइए आखिर क्या चल रहा है। जियोक, तुम वान वाला केस ही संभालो। चीजें थोड़ी मेरे हाथों से निकल रही थी तो इसीलिए कुछ चीजें मैंने इस डिटेक्टिव को सौंप दी, लेकिन ये वाले काम के लिए तो सिर्फ आपने मुझे ही चूज किया था ना, याद है ना? आप मुझे रिवॉर्ड भी देने वाली थी। चिंता मत करो जियोक, तुम्हारी भी बारी आएगी। और ऐसा बोलकर वो मैडम उस डिटेक्टिव के साथ चली जाती है। यानी कि वापस से जियोक भाई का पोपट हो गया है, उसको अब प्रमोशन नहीं मिलने वाला, वो प्रमोशन अब मिलेगा उस डिटेक्टिव वाले बंदे को। और ये चीज रियलाइज करते ही जियोक भाई अपने दांत बीच रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके साइड में से मीहो पास होती है। और मीहो एक्चुअली आई होती है जियो के पास और उसे पूछ रही होती है कि क्या पुलिस वालों ने अपने सवालात करना बंद किया, और आखिर अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे पता है कि तुम्हें थोड़ी भूख लगी होगी, इसीलिए मैं कुछ खाना लेकर आई हूँ। और यहाँ पर जियो वापस से श्रिम्प वाले खाने को अवॉइड करता है क्योंकि उसको इससे एलर्जी है। तो मीहो उसे उसकी पसंद का दूसरा वाला खाना खिलाती है। लेकिन इतनी सारी चीज सहने के बाद जियो का ये खाने का भी मन नहीं होता। तो मीहो उसे कहती है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर रहने के लिए आ सकते हो, क्योंकि वैसे भी अब तुम्हारी बिल्डिंग एक क्राइम स्पॉट बन चुकी है तो उसे सील कर दिया गया है। पर तुम्हें अपना काम अगर जारी रखना है तो तुम्हें रहने के लिए कोई ठिकाना तो चाहिए होगा ना जियो। लेकिन इस बार जियो मीहो को भी मुंह पर मना कर देता है। मीहो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला रहना है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक अलग जगह की अलग बिल्डिंग पर और हम देखते हैं कि जियो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। और इतनी सारी खौफनाक चीजें अपनी जिंदगी में पहली बार देखने के बाद जियो वापस से आया होता है अपनी माँ के घर पे। वेल, उसकी मॉम उसका अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन वो काफी ज्यादा शॉक होती है कि आखिर जियो को उसके पैर में इतनी चोट कैसे लग गई। पर इस बार जियो अपनी मॉम के सामने था, तो हर लौंडे की तरह उसकी माँ के सामने यहाँ पर उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और बस वो अपनी माँ को हक करते हुए वहीं पर रोने लगता है। अब जो लोग असली मर्द है वो इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी माँ ही एक ऐसी है जिसके सामने हम दिल खोल के बच्चा बन के रो सकते हैं।
अपनी माँ के घर पर आने के बाद जियो की फुल खातिरदारी होती है और उसके बाद उसकी मदर उसको पूछती है कि जियो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ ये क्या चल रहा है। जियो यहाँ पर एक बार को सोचता है कि वो मीहो के मॉन्स्टर होने वाली बात यहाँ पर रिवील कर दे, लेकिन फिर वो हंसते हुए अपनी माँ से ये कहता है कि अरे मॉम, मैं तो सिर्फ ऐसे ही गलती से गिर गया था सीढ़ियों पे, इसीलिए मेरे को चोट लग गई है। एंड टिपिकल मॉम भी लाइक साले कितनी बार समझाया तेरे को, कितनी बार समझाया कि ऊपर देख के चला कर। यहाँ पर जियो को एक दो झापट ऐसे पड़ गई होती है, पर फिर भी वो उसकी मॉम है तो उससे पूछती है कि आखिर अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है जियो। लेकिन जियो कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी मॉम उसको कह देती है कि तेरी बॉडी देखकर लगता है बेटा कि तू काफी ज्यादा कमजोर है, तो आज का खाना तो तुम यहीं पर खाओगे। अपने रूम में जाओ जियो और थोड़ा आराम करो, मैं बाजार से कुछ ताजी सब्जियां लेकर आती हूँ। और जियो की मॉम घर से बाहर चली जाती है और जियो अपने मन में कहता है कि माफ करना मॉम, मैं आपको सच बात नहीं बता सकता, और आखिर मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी गर्लफ्रेंड एक मॉन्स्टर है जिसको मैंने अपनी आंखों के सामने कुछ जिंदा लोगों को खाते हुए देखा है। और दूसरा क्या बताऊं कि कल रात मैं मरते मरते बचा। मैंने तो आपको अपनी चोट के बारे में भी झूठ बताया है, असलियत में ये चोट कैसे लगी है वो तो मैं ही जानता हूँ। अगर मैंने मॉम को सच बता भी दिया होता तो क्या वो मेरा विश्वास करती? अब मैं दूसरों की क्या कहूँ, मैं खुद भी अपनी इन बातों पर कभी कभार विश्वास नहीं कर पाता। क्या जिस मीहो से मैं प्यार करता हूँ वो सच में पहले से ही ऐसी थी? क्योंकि अब ये बात तो सच है कि वो एक मॉन्स्टर है। उस हॉस्पिटल वाले कांड से लेकर मैंने जितनी भी चीज अब तक देखी है वो हेलुसिनेशन तो नहीं है, ये बात तो 100% सच है। लेकिन वो लेडी डिटेक्टिव की बातें मेरे दिमाग को थोड़ा सा घुमा रही है, और इससे भी ऊपर मुझे अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज याद भी नहीं थी जो अभी याद आई है। पर अगर मैं फोकस करूं तो मैं कई सारी चीजों को याद कर सकता हूं। मुझे काफी बारीकी से ध्यान देकर ये याद करना होगा कि आखिर मेरी हाई स्कूलिंग के दौरान क्या हुआ था। और जियो अपनी यादों को टटोलने के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाता है और वो बोलता है कि वो कुछ सालों पहले सितंबर मंथ के पहले का टाइम था। मैं शायद से उस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि डैड का ट्रांसफर वापस से होने वाला था। लेकिन अपने दिमाग को शांत करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग से बाहर निकला था और मैं उस खुले आसमान को देखकर यही सोच रहा था कि क्या जिंदगी में आगे चल के कोई मेरा दोस्त बनेगा या फिर नहीं। और जियो को यहाँ पर याद आता है कि एग्जैक्ट इसी टाइम पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो डायरेक्टली हॉस्पिटल चला गया था। मतलब एक टाइम पर वो आसमान को देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था। पर उसके बाद जियो को ये याद आता है कि उसकी मॉम ने उसको ये बताया था कि जब वो वेला होकर बिल्डिंग के नीचे खड़ा था तब ऊपर से उसके सर पर कोई गमला गिरा था और गहरी चोट लगने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। और वो गमला काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरा था, इसीलिए जियो 6 महीने तक तो कोमा में था। यानी कि जियो यहाँ पर 6 महीने तक स्कूल भी नहीं जा पाया था और ठीक होने के बाद उसने डायरेक्टली ड्रॉप आउट ही ले लिया और वो तैयारियां कर रहा था कॉलेज की। और इसी टाइम पर जियो की माँ उसके पास आती है और उसे ये बताती है कि हमारे घर के जस्ट नीचे वाले फ्लोर में एक नए पड़ोसी रहने के लिए आए हैं और उन आंटी के साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है। और तुम जानते हो जियो कि उनकी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी जितनी ही है और वो भी अपनी हाई स्कूल को ड्रॉप आउट कर चुकी है और अपनी कॉलेज की तैयारियां कर रही है। यानी कि जियो की मॉम का कहने का मतलब ये होता है कि जियो तू उस लड़की के साथ पढ़ाई कर ताकि तेरा भी अकेलापन दूर हो और तू कुछ अच्छा भी सीखे। पहले तो जियो ना कहता है, लेकिन फिर अपनी मॉम की बात को वो मान लेता है क्योंकि वो उसे बताती है कि जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ उसने अपने लास्ट वाले प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर टॉप स्कोर किया है। तभी जियो के घर की बेल बजती है और दरवाजे पर आई होती है वही लड़की, और यही लड़की होती है मीहो। और ये शायद से पहली बार था जब ये दोनों मिले थे। मीहो के आने के बाद यहाँ पर भयंकर लेवल की स्टडी चालू हो जाती है और मीहो धनाधन एक के बाद एक जियो को सारी चीजें समझा रही होती है। एंड जियो भी लाइक कि आखिर एक लड़की पढ़ाई के अंदर इतना ज्ञान कैसे पेल सकती है। और काफी सारी पढ़ाई करने के बाद ये लोग यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी ब्रेक के दौरान जियो मीहो से पूछता है कि आखिर तुमने हाई स्कूल क्यों क्विट किया। तो मीहो उसको कोई क्लियर आंसर नहीं देती, वो बस उसे बताती है कि उसका मन किया तो उसने क्विट कर दिया। और वो बताती है कि उसको मशीन जैसी जिंदगी नहीं पसंद, कि रोज बैग को उठाओ, स्कूल में जाओ, सारे लेक्चर्स को अटेंड करो, वापस घर पे आओ, खाना खाओ और सो जाओ। और मीहो आगे कहती है कि उसकी इसी आदत की वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं है, यहाँ तक दोस्तनी भी नहीं है, और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो जियो के साथ मिलकर पढ़ेगी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है और इन लोगों के टेस्ट के रिजल्ट भी आ जाते हैं जिसमें इन दोनों ने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए होते हैं। और मीहो यहाँ पर जियो को हांगुक यूनिवर्सिटी रेकमेंड करती है कि हमारे अभी के मार्क्स के हिसाब से हमें वहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर जियो अचानक से उसे कहता है कि हे मीहो, कि क्या मैं तुम्हारे हाथ को थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूँ।
तो मीहो उसे कहती है कि अगर तुम मुझे कहीं पर डेट पे ले जाना चाहते हो तो तुम अच्छे से तो पूछ सकते हो ना। मतलब हाँ, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा पसंद भी करते हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से ये लोग साथ में पढ़ाई करते हैं और अब धीरे धीरे एक दूसरे को समझने भी लगे हैं। तो थोड़ी देर ऐसी तू मैं करने के बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों किसी चीज का वेट कर रहे हैं और तभी उन दोनों के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है और ये होता है हांगुक यूनिवर्सिटी का एडमिशन अप्रूवल और उन दोनों को एडमिशन मिल चुका होता है। यानी कि ये जो मीहो वाली मेमोरी अभी हमने देखी ना, जियो के पास पहले से यही मेमोरी है जहाँ पर वो स्कूल ड्रॉप आउट कर चुका था और बाद में मीहो के साथ मिलकर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और जियो यहाँ पर ये सोचकर परेशान है कि अगर मैं ड्रॉप आउट ही हो गया था तो ये जो येरिन वाली सारी यादें थी वो क्या है, और आखिर वो मेमोरी क्या है जिसके अंदर मैंने येरिन को इस हालत में देखा और वहाँ पर मीहो क्या कर रही थी। तो अगर मैंने उसको स्कूल ड्रेस में देखा था तो आखिर ये वाली यादें कौन सी है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं मीहो को अपने घर में पहली बार मिला था और वो भी तो ऐसे ही रिएक्ट कर रही थी ना जैसे कि मैं पहली बार उससे मिला हूँ। और ये सारी बातें सोचकर जियो का सर फटा जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा खुलता है और जियो देखता है कि उसकी मॉम उसके डैड को लेकर घर पे आ चुकी है। बोले तो यहाँ पर एक फैमिली रियूनियन हो गया है और जियो के डैड उसके पैर की चोट के बारे में ही पूछते हैं तो वो वापस से कोई बहाना मार देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद जियो के डैड उसकी मॉम से पूछते हैं कि डार्लिंग आज खाने में क्या बनाओगी, और जियो की मॉम जवाब देते हुए कहती है कि आज की रात यहाँ पर बनने वाला है सॉल्टेड किंग श्रिम्प। और श्रिम्प का नाम सुनकर जियो के वापस से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसकी मॉम को तो जियो के बचपन से पता है कि जियो को श्रिम्प से एलर्जी है, तो आखिर वो ये क्यों बनाएगी। अरे मॉम, आप तो जानती है ना मुझे श्रिम्प से एलर्जी है। और जियो के इतना पूछते ही उस पूरे किचन में खामोशी छा जाती है और उसकी मॉम उसे कहती है सॉरी बेटा जियो, कभी कभार मैं भूल जाती हूँ, लेकिन हाँ अब मुझे याद आ चुका है कि तुम्हें श्रिम्प से एलर्जी है। मतलब क्या ही चल रहा है लॉन्डे की जिंदगी में यार, फुल भसड़ मची हुई है। लेकिन जियो का फादर बीच में आके इस पूरी बात को काट देता है और जियो को कहता है कि बेटा काफी टाइम से हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया, तो एक काम करते हैं, चलो आज लंबी वॉक पे चलते हैं। और जब घर के अंदर ये सारी चीजें चल रही होती है ना, तब जियो के रूम में हम देखते हैं कि उसके मोबाइल के ऊपर मीहो का कॉल आ रहा है और अगले ही सीन में हमें दिखाई जाती है मीहो और वो थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि जियो ने उसका कॉल नहीं उठाया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर येरिन आई होती है। वेल, ये लोग यहाँ पर इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि ये एक सस्ती वाली रियूनियन सेरेमनी होती है जहाँ पर पुराने स्कूल और कॉलेजेस के दोस्त मिलते हैं और इसीलिए मीहो ने जियो को कॉल किया था। और येरिन मीहो को पूछती है कि बहन आज तेरा मूड खराब क्यों है, क्या ये सब जियो की वजह से हुआ है, वैसे अभी उसकी तबीयत कैसी है। और हम देखते हैं कि येरिन और मीहो की सारी बातें बाहर खड़े दो मुस्टंडे सुन रहे होते हैं और ये भी शायद से रियून के अंडर में ही है। और अब मीहो येरिन को कहती है कि ऐसे टाइम पर मुझे जियो के साथ रहना चाहिए था और मैं यहाँ पर पार्टी करने को आई हूँ। अरे कोई बात नहीं मीहो, कभी कभार किसी को अकेला छोड़ना भी जरूरी होता है, लेकिन ऐसे समय में तो उसको मेरी ज्यादा जरूरत होगी ना। लेकिन मीहो, आखिर तुम उसके साथ रहकर उसको क्या ही कर देती। कुछ चीजों को तुम वक्त पे छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। उसे अपने परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताने दो, वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। और मीहो यहाँ पर येरिन की बात का हाँ हाँ करके रिप्लाई कर रही होती है, लेकिन इस बहन की घोड़ी को इतना नहीं पता कि आखिर येरिन को कैसे पता चला कि जियो अभी अपने माँ बाप के घर पे है। जहाँ से मैं देख रही हूँ तो जियो को थोड़े वक्त के लिए अकेलेपन की जरूरत है। हाँ येरिन, तुम शायद से ठीक कह रही हो। और येरिन मीहो से कहती है कि अभी के लिए तुमको जियो की चिंता करनी छोड़ देनी चाहिए और हमारे साथ पार्टी करने के लिए बाहर चलना चाहिए। पर मीहो उससे पूछती है कि आखिर बाकी सारे लोग कहाँ पर हैं? मैं कॉल करके पूछ सकती हूँ, लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर अभी बैटरी नहीं है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ मीहो? और मीहो का फोन लेकर येरिन उस रूम से बाहर आ जाती है। वेल ऑब्वियसली उसने बहाना किया होगा कि मैं कॉल करके आती हूँ, लेकिन बाहर आकर वो मीहो के फोन को काफी ध्यान से देखने लगती है और अपने मन में कहती है जैसा कि मैंने सोचा था, ये फोन बिल्कुल नया है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आखिर क्यों उस एक्सीडेंट के बाद मैं मीहो को ट्रैक नहीं कर पाई। चलो अब तुम एक काम करो, इस मोबाइल के अंदर अभी के अभी ट्रैकिंग ऐप डाल दो। यानी कि चैप्टर नंबर 1 में जब मीहो का एक्सीडेंट हुआ था ना, तब येरिन वहीं पर थी और अभी वो अपने दूसरे मुस्टंडे से कहती है कि तुम यहाँ पर दरवाजे पर क्यों खड़े थे, तुम्हारी शक्ल देखकर तुम पर डायरेक्टली कोई भी शक कर सकता है। तो वो बंदा कहता है कि मैं तो सिर्फ आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन येरिन उससे कहती है कि साले मुझसे ऐसे खुले में बात मत किया कर, काश मैंने ग्यूयोक को जियो के पीछे भेजा ही ना होता तो ये सब ना होता। लेकिन इसी टाइम पर उन पुराने दोस्तों की मंडली आ जाती है और एक हेमन नाम का बंदा रियोंग को हाय हेलो करता है।
रियूंग भी उसको बातों में उलझाकर अपने मुस्टंडी के पास से मीहो का फोन ले लेती है और बाद में उस रूम में जाकर मीहो को वो फोन वापस दे देती है कि देखो मैंने सबको बुला लिया। लेकिन तभी मीहो अपने बैग को पैक करके वहाँ पे खड़ी हो जाती है और उसके सामने ये रिवील करती है कि अभी उसको उन लोगों के साथ नहीं आना, क्योंकि उसे अपना एक और काम याद आ गया है, उसे वहाँ जाना पड़ेगा। और मीहो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। और रियूंग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि मीहो ने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो हेमंत के साथ रियूंग को उलझा सके और मीहो अपने किसी और मॉन्स्टर वाले मिशन पर जा पाए। हेमंत तो यहाँ पर रेडी होता है रियूंग के साथ मचाने के लिए, लेकिन रियूंग अचानक से हेमंत को कहती है कि सॉरी यार, माफ करना, मुझे भी याद आया कि मेरे को भी एक असाइनमेंट पूरा करना है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा। और रियूंग यहाँ से भगते हुए निकल लेती है और उसके दिमाग में अभी यही चल रहा होता है कि मैंने न्यूयॉर्क को जियो के पीछे भेजा था और मीहो अभी शायद से जियो के पास जाने के लिए ही निकली है। अगर मीहो ने न्यूयॉर्क को पकड़ लिया तो मेरा कवर ब्लो हो सकता है। और वो तुरंत ही न्यूयॉर्क को कॉल मिला देती है और उसे कहती है कि मीहो से बच के रहना, क्योंकि वो वहाँ पर आ रही है। और रियूंग अपने मुस्टंडों में से एक को भेजती है जियो के पास और उसे कहती है कि तुम न्यूयॉर्क को रिप्लेस कर देना, और दूसरे वाले को वो कार के अंदर मोबाइल देती है और उसे कहती है कि इसके जरिए तुम मीहो को ट्रैक करो, हमें जल्दी से जानना होगा कि आखिर जियो में ऐसा क्या है कि वो मीहो के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जियो चे, आखिर तुम क्या हो। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक सड़क को जहाँ पर जियो और उसके फादर वॉक कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच अच्छी खासी कन्वर्सेशन चलती है कि बेटा पढ़ाई का और काम का कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। और जियो का फादर उसके सामने ये रिवील करता है कि डॉक्टर ने भी हमें कुछ महीनों पहले ही बताया था बेटा कि तुम्हारी माँ को अल्जाइमर है और उसी की वजह से बेचारी कुछ ना कुछ चीजें भूल जाती है, और हमने ये बात तुमसे इसीलिए छुपाई क्योंकि इससे तुम्हारे काम या फिर पढ़ाई पर इम्पैक्ट पड़ सकता था। लेकिन ये इतनी भी चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि तुम्हारी मॉम का इलाज काफी अच्छे से चल रहा है और वो दवाइयाँ भी टाइम पर ले रही है। और जियो इस पूरे टाइम पर अपने बाप को यही कहता रहता है कि कम से कम आप लोग मुझे तो बता ही सकते थे ना। लेकिन उसका फादर उसे कहता है कि हम तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहते क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर भी काफी ज्यादा जोर पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही बेटा तुम्हारे सर पर एक फ्लावर पॉट गिरा था और वो चोट अभी तक तुम्हारे अंदर से हील हुई है या नहीं ये हमें अभी तक नहीं पता। तो जियो अपने डैड से कहता है कि डैड चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो आगे अपने डैड से पूछता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा तो याद है डैड कि मैं 6 महीने के लिए कोमा में था, लेकिन आखिर वो कौन सा टाइम था, क्या आप मुझे बता सकते हो। और उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें शायद से सितंबर के अंदर वो चोट लगी थी और उसके 6 महीने बाद यानी कि अगले साल मार्च को तुम कोमा से बाहर आए थे। तो ये सुनकर जियो अभी भी फिगर आउट नहीं कर पाता कि आखिर वो कौन सा टाइम था जब वो येरिन के साथ स्कूल में पढ़ा था। अरे डैड, क्या आप श्योर है कि वो सितंबर ही था, और मुझे बताइए कि मैं हांगुक हाई स्कूल के अंदर कब गया था। और जियो का डैड उसे कहता है कौन से स्कूल बे, तू तो कभी स्कूल में गया ही नहीं है। वो गमले वाला एक्सीडेंट और उसके बाद 6 महीने का कोमा, उसकी वजह से स्कूल से तूने ड्रॉप आउट ले लिया था और बाद में तू कॉलेज चला गया। तुम कभी भी हैंगुक हाई स्कूल के अंदर नहीं गए, और आखिर तुम ये बहकी बातें क्यों कर रहे हो जियो। और जियो देखता है कि अचानक से उसके बाप के तेवर भी बदल जाते हैं और वो उसका हाथ पकड़कर उसे कहते हैं मैं कल ही तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा जियो, लगता है तुम्हारे सर की चोट अभी भी ठीक नहीं हुई। एंड जियो भी लाइक अरे डैड मेरे हाथ को दर्द कर रहा है, अब जोर से दबा रहे हो मेरे को। वेल यहाँ पर ऐसी कोई गलत बात नहीं होती। जियो का फादर यहाँ पर परेशान इसीलिए है क्योंकि जियो की मॉम भी अल्जाइमर से गुजर रही है और वो नहीं चाहते कि जियो के साथ भी कुछ ऐसा हो। और वो जियो से कहते हैं कि मेरे को पता है कि तूने मेरे से झूठ बोला है कि तेरे को ये चोट कैसे लगी है, साले तेरा बाप हूँ मैं, मेरा फुद्दू मत काटा कर। वेल उसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और जियो के फादर उसे बताते हैं कि मेरे को बेटा अपने काम के चलते इतनी जगह पर घूमना पड़ता है कि मुझे तुम्हारी स्टडीज का भी कोई ध्यान नहीं रहता, मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम कौन से स्कूल में पढ़े हो। और जियो उनसे कहता है कि कोई बात नहीं डैड, मैं समझता हूँ। और उसकी थोड़ी देर बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो दोनों अपने घर में वापस आ चुके हैं और जियो वापस से अपने रूम में जाने के बाद यही सोच रहा होता है कि क्या ये सब जो यादें मुझे आ रही है वो सब भी मेरी इमेजिनेशन है, कहीं इतने सारे ट्रॉमा की वजह से मेरे अंदर मॉम जैसी बीमारी तो नहीं जाग रही ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी है, मतलब कुछ ज्यादा ही देखी है। और वो इमेजिन करता है कि उस दिन मीहो का फोन मेरे पास था, लेकिन उस कैफे के बाहर मीहो के हाथ में अपना फोन ऑलरेडी था, पर मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो फोन नया था। उसने अपने फोन को तो रिप्लेस किया लेकिन उसके मॉडल को नहीं। बस एक बार उस फोन के अंदर की सारी नोट्स देख लो तो मेरे दिमाग के अंदर की सारी गुत्थियां खुल सकती है। मीहो, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर देना मेरी जान, शायद से मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अंधेरी रात में शहर के एक इलाके में ओयो का बुफे लगा है और वहाँ पर एक छपरी नीचे बैठा होता है और यही सोच रहा होता है
यह दुनिया कितनी जालिम है साला। इस दुनिया में छमियाओं की कमी नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में लड़कियों का अकाल पड़ा है। और तभी उसकी नजर पड़ती है एक हॉट सी लड़की पर और वो देखता है कि वो उसके पुराने दोस्त के साथ ही है। ये मिंचोल के पास इतनी कंचा लड़की कहाँ से आई? और वो भाग के सीधा उन दोनों के पास चला जाता है। और यहाँ पर हम क्लोजअप में देख सकते हैं कि ये कंचा लड़की और कोई नहीं बल्कि मीहो है। अरे मिंचोल भाई, अपने भाई से नहीं मिलवाएगा क्या इसको? क्या तुम जानती हो ये मेरे बचपन का दोस्त है, कहीं इसने तुमको बोर तो नहीं कर दिया? अगर तुम चाहो तो हम तीनों साथ में मजे कर सकते हैं। और मीहो अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारा आइडिया तो काफी सही है और तुम दिखने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो। और ये सुन के वो छपरी खुश हो जाता है और मिंचोल के गोटे मुंह में आ जाते हैं। लेकिन इससे भी ऊपर हम देखते हैं कि मीहो उस छपरी की जेब में से मोबाइल निकालती है और उस पर अपना नंबर लिखकर उसे देती है। तो इतने से तुम समझ गए ना कि आखिर मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ। मतलब भाई का आज रात का प्रोग्राम फिक्स हो गया। भाई एकदम खुश कि आज तो मैं 69 करके रहेगा। और बस थोड़ी ही देर के बाद उस छपरी के मोबाइल पे मीहो का मैसेज आ भी जाता है, जिसमें होटल का रूम नंबर लिखा होता है। और अगले ही सेकंड वो भाई उस रूम पे टच हो जाता है। वेल मीहो दरवाजा खोलती है और वो अंदर जाता है और वो उसे कहता है, जैसे तुम्हारा मैसेज आया ना, मैं तो काफी स्पीड में भागता हुआ आया, लेकिन आखिर मिंचोल भाई कहाँ गया? तो मीहो उसे कहती है कि वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर गया है। लेकिन असलियत में हमें दिखाया जाता है कि मिंचोल का उस रूम के बाथरूम के अंदर मीहो ने काम 25 कर दिया है। और मीहो यहाँ पर सब कुछ भूलकर इस छपरी के साथ अल्टीमेट लेवल का सिडक्शन करना शुरू कर देती है। और इस टाइम पे वो छपरी उसे अपना नाम वगैरह बता रहा होता है, लेकिन मीहो उसको डायरेक्टली कहती है, अरे भाड़ में जाए तेरा नाम, क्या हम डायरेक्टली वो शुरू नहीं कर सकते जो तुम करने के लिए आए हो? चलो जल्दी से अब अपनी आंखें बंद करो। अब इस छपरी को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि सुहानी रात की शुरुआत एक किस से होने वाली है। तो भाई आंखें बंद करके किस के लिए रेडी भी हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये कोई किस नहीं बल्कि मौत का चुम्मा है। और इसके बाद हमें बस उस छपरी की तड़पने की आवाज आती है। पर तभी हम देखते हैं कि मीहो के मोबाइल पर जियो का कॉल आया है और मीहो उस कॉल को उठाती है। हेलो जियो। और यहाँ पर ये चैप्टर और ये वीडियो ये दोनों एंड हो जाते हैं। भाई यार, इस कहानी के अंदर हद से ज्यादा मिस्ट्री और अच्छे खासे लेवल का गोर भी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि पास्ट दिखाने वाले ये चैप्टर तुम्हें पसंद नहीं आए होंगे, लेकिन भाई पे भरोसा रखो यार, आगे आने वाले चैप्टर्स में इस पास्ट के साथ अच्छा खासा कनेक्शन दिखाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही वीडियोस और भी ज्यादा देखना चाहते हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना। और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और उसी के बेसिस पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं ऐसी बड़ी और अच्छी वीडियोस आपके लिए बहुत ही जल्द ला पाऊं।